हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम सेटलमेंट्स की तरफ चल रहे हैं, नया टॉपिक और पॉपुलेशन से रिलेटेड ही है, बिकॉज अगर हम पॉपुलेशन डिस्कस करते हैं तो लोग कहाँ रहते हैं उस पर भी डिस्कस करना पड़ेगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड अदर थिंग्स, तो हमें सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर भी डिस्कशन करना है। हाउ वी कैन सेटल दिस ह्यूज पॉपुलेशन एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले सेटलमेंट क्या है, किस लिए होता है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं सेटलमेंट के। तो सेटलमेंट्स मींस अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस में क्या होगा? ह्यूमन हैबिटेशन है, राइट, हाउसिंग है, पैटर्न ऑफ हाउसिंग है, एंड हाउ दे आर अरेंज्ड इन द मैनर दैट इट बिकम्स इजी फॉर द रिसोर्स यूज। किस तरह से सेटलमेंट हम करें ताकि ये जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में हो। तो गाइडिंग फैक्टर्स क्या होंगे सेटलमेंट्स के? नंबर 1, जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, राइट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो एक जैसी नहीं है, कहीं पर एग्रीकल्चर है, कहीं पर इंडस्ट्रीज है, कहीं पर बाकी सेक्टर्स हैं, जैसे सर्विस सेक्टर है। तो किस रीजन में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो डिटरमाइन करेगा सेटलमेंट को। So therefore, we have broadly two aspects of settlement. एक urban settlement है, second is the rural settlement, right? Rural settlement. So urban settlement and rural settlements. अर्बन सेटलमेंट पे अर्बन एक्टिविटीज क्या होती है? सिटी की एक्टिविटीज क्या है? क्या एग्रीकल्चर सिटीज की एक्टिविटीज है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम एग्रीकल्चर होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो और क्या होगा? इंडस्ट्रीज है, मार्केट है, ऑफिसेज हैं, वो एक्टिविटीज विच आर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सो वो डिफाइन करेगा या डिटरमाइन करेगा अर्बन सेटलमेंट्स को। जबकि रूरल सेटलमेंट्स किस पे डिपेंड करेगा? नेचुरल रिसोर्सेज पर, it will depend upon natural resources. जैसे water, availability of water, availability of land, right, suitability of agricultural land, fertility कहाँ कम ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा, वो डिटरमाइन करेगा रूरल सेटलमेंट को। तो हमारा डिस्कशन पहले किस पर होगा? अर्बन सेटलमेंट पर, राइट। उसके बाद थोड़ा बहुत हम देखेंगे रूरल सेटलमेंट्स और प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स क्या है, राइट। तो लेट अस डिस्कस अर्बन सेटलमेंट्स। देखिए, अर्बन सेटलमेंट्स इंडिया में सबसे बड़ा हमारे पास क्वेश्चन मार्क क्या है? डेफिनेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स एक्चुअली क्या है? डेफिनेशन, राइट, मतलब व्हाट इज एन अर्बन एरिया? What is an urban area? Let us discuss this first. ये important है। तो देखिए, first when we talk about urban area, यूरोपियंस को डिफिकल्टी नहीं है अर्बन एरियाज को डिफाइन करने की। अमेरिकन्स कैन इजीली डिफाइन द अर्बन एरियाज। वहां का क्या डेफिनेशन? क्या वेस्टर्न वर्ल्ड का जो डेफिनेशन है अर्बन एरियाज का, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड? In the Western world, especially in Western Europe and even in America, it is defined as any settlement, right? Any settlement with 5,000 population. With 5,000 population. तो कोई भी सेटलमेंट जहां 5,000 पॉपुलेशन है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्बन एरिया। बट वेस्टर्न पीपल्स कॉल इट एज, यूरोपियन लोग अर्बन एरियाज को डिफाइन करते हैं इस तरह से, या अमेरिका में डिफिनेशन होगा। कैन वी अप्लाई द सेम इन इंडिया?
क्या हम अर्बन एरियाज को 5000 पॉपुलेशन के क्राइटेरिया पे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत इम्पॉसिबल है, बिकॉज आवर विलेजेस हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20,000। विलेजेस का पॉपुलेशन, कुछ विलेजेस का पॉपुलेशन 50,000 या 1 लाख है, तो हम पॉपुलेशन को क्राइटेरिया लेकर थोड़ी, वी कैन नॉट डिफाइन अर्बन एरियाज। तो फिर क्या करें, किस तरह से अर्बन एरियाज को हम डिफाइन करें? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया 1951 सेंसस में, राइट? 1951 में इट वाज बिग प्रॉब्लम टू डिफाइन एन अर्बन एरिया। तो क्या कहा गया कि जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और जहां मार्केट प्लेसेस हैं वो अर्बन एरियाज हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी प्योर नहीं है इंडिया में, राइट? सो प्योर इन द सेंस, अगर एग्रीकल्चर तो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, अगर इंडस्ट्रीज है तो सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं है, माइनिंग है तो सिर्फ माइनिंग नहीं है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर पैटर्न, बिकॉज डाइवर्सिटी पॉपुलेशन का इतना ज्यादा है। सो देयरफॉर 1961 और 71 सेंसस बोर्ड ने डिफाइन किया अर्बन एरियाज को। 61 और 71 सेंसस बोर्ड डिफाइन अर्बन एरियाज। एंड दे गिव 3 क्राइटेरियाज। सो सेंसस बोर्ड ने 3 क्राइटेरिया दिया है जिसकी बेस्ड पर हम अर्बन एरियाज को डिफाइन करते हैं। सो व्हाट आर दोज क्राइटेरियाज, व्हाट आर दोज कंडीशंस? फर्स्ट इज any settlements with a population of 5,000। उस क्राइटेरिया को हमने हम डाइल्यूट नहीं कर सकते। इट विल बी 5,000 पॉपुलेशन, राइट? देन द सेकेंड क्राइटेरिया, बिकॉज 5,000 पॉपुलेशन बहुत कम क्राइटेरिया इंडिया के लिए, तो क्या किया गया, पॉपुलेशन डेंसिटी को भी लिया गया। A settlement with population density of more than 400% per square kilometer, 400% per square kilometer, ये पॉपुलेशन क्राइटेरिया लिया गया। पॉपुलेशन डेंसिटी विच इज वेरी हाई फॉर मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज और प्लेस लाइक रशिया, कनाडा और यूएसए, क्योंकि उनका एरिया बहुत ज्यादा है। इंडिया के लिए 400 पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बट पॉपुलेशन डेंसिटी को एक क्राइटेरिया लिया गया क्योंकि अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी हायर इन अर्बन एरियाज। क्यों? एग्लोमरेशन होगा, लोग अर्बन एरियाज की तरफ मूव करते हैं, right? Because of that coming together of people, agglomerations, population density is bound to be higher in urban areas. But even then ये criteria नहीं बन सकता population पे। तो क्या criteria बना? That is third criteria to define urban areas। कहा गया 75% of male population, sorry, 75% of male population engaged in non-agricultural activities, non-agricultural activities। So how do we define an urban area now? अब definition क्या है? Settlements which have the population of 5,000, minimum population of 5,000 and population density of more than 400 per square kilometer, and very important, necessarily 75% of male population is engaged in non-agricultural activities। देखिए, why I'm putting emphasis on the non-agricultural activities or economic activities so much, क्योंकि अगर आप देखोगे इस कंडीशन में जब हम देखते हैं कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, सिटीज में तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ही होना चाहिए था, लेकिन क्यों हमें डिफाइन करना पड़ा इसको सेपरेटली? इज बिकॉज इंडियन अर्बन एरियाज में भी एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। देयर इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन एरियाज ऑन द वेस्टर्न साइड।
वेस्टर्न वर्ल्ड, क्या उनका कॉन्सेप्ट है? there's a city and there's a countryside, and there's an urban area and there's a countryside. बट यहां पर बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मूवमेंट है, डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बहुत डाइवर्स हैं। एक सिटी में जहां पर सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक टर्शरी या सेकेंडरी है, वहां पर भी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ऑलमोस्ट सभी सिटीज में एक्सेप्ट 1 or 2 cities in India, every other city has some agricultural activities associated with the city areas or economic activities. तो उस कंडीशन में हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली अर्बन सेटलमेंट क्या होगा। इसीलिए लिया गया कि जो मेन वर्क फोर्स है, मेल पॉपुलेशन, राइट, 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, क्योंकि बाकी की जो फीमेल पॉपुलेशन है वो जनरली हाउस होल्ड एक्टिविटीज में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा, जैसे हॉर्टिकल्चर में या गार्डनिंग में या लाइव स्टॉक रेजिंग में। दिस वॉज द डेफिनेशन अडॉप्टेड बाई 1961-71 सेंसस। इसको अगर हम क्रिटिसाइज करें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ लूप होल्स हैं कि इसमें भी एम्बिग्विटी है। The urban area is not well defined in India. It's a big challenge for us to define, have a clear cut definition of an urban area. इसको और रिफाइन बनाने के लिए 1991 सेंसस में, राइट, 1991 सेंसस में इंडियन टाउन्स को क्लासिफाई किया गया 6 में बेस्ड ऑन पॉपुलेशंस। जैसे आई एम श्योर काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्लास 1 टाउन। व्हाट इज अ क्लास 1 टाउन? दोज रीजन्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख, राइट, मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, उनको कहा गया क्लास 1 टाउन। इसके ऊपर फिर मिलियन प्लस सिटीज आती हैं या मेट्रोपॉलिटन एरियाज। देन क्लास 2 टाउन with a population between 50,000 to 99,999, right? Class 3 towns, it is 20,000 to 49,999. Class 4 towns, 10,000 19,999. Class 5 towns, 5,000 to 9,999. And class 6 towns, right, that would be 5,000, right, or less than 5,000. अब लेस देन 5,000 जैसे कुछ एरियाज हैं लद्दाख के या हिमालयन एरियाज जहां पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन कम है, बट देयर एक्टिविटी इज टूरिज्म बेस्ड और नॉन एग्रीकल्चरल बेस्ड, इसीलिए वो क्लास 6 टाउन में आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ टाउन्स इन इंडिया वुड बी क्लास 1 एंड क्लास 2 टाउन्स, बिकॉज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। सो यहाँ पे भी देखिए, जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं इस एरिया इन रीजन्स को, 1991 में पॉपुलेशन को क्राइटेरिया लिया गया और 6 क्लासेस दी गई। यहां पर भी क्लियर कट डेफिनेशंस नहीं बन पा रहा, राइट, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। बार बार एक ही चीज पे एम्फेसिस आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी दैट वी हैव हैड सच प्रॉब्लम्स। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन एन अर्बन एरिया इन इंडिया, राइट, बेस्ड ऑन द सेंसस रिपोर्ट, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ पॉपुलेशन क्राइटेरिया, राइट। और अर्बनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो इंडियन कॉन्सेप्ट है? खैर मैं इसको सोशल एस्पेक्ट में नहीं डिस्कस करना चाह रहा, बट जस्ट एन आइडिया। देखिए, पहला अर्बनाइजेशन अगर हम देखें तो आर्यनाइजेशन वाला फेज है, राइट। देन यू सी द सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाज मोस्ट ऑफ द पर्शियनाइजेशन ऑफ इंडियन सिटीज, and which can be seen in the glimpses of the cities also. अगर आप सिटी को देखें अच्छे से, you can find the glimpses of Persianization in most of the cities, especially northern part of India. Ancient cities, जहाँ पे temple would be the center point or the can be said as a central business district, या उसको focal point या nucleus point भी कह सकते हैं, right? Like old cities like Tirupati है, तंजावुर है,
northern sides, if you can look at Somnath or for example Puri or some cities in Uttarakhand, the main is the temple as the main city. फिर जब पर्सनलाइजेशन हुआ तो यू कैन सी मार्केट्स वर गिवन more importance. You can see marketplaces with the forts from all the sides and walled cities like Purani Delhi and Hyderabad and other cities. And then comes the westernization influence. So अगर मैं urbanization को phases में तोड़ूं, although I'll restrict myself here only, इसके ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे. We'll come to the problems of urbanization. उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स में चलेंगे. So if you see the phases of urbanization, you can consider, say, the first phase of urbanization was Aryanization, right? The second phase of urbanization was Persianization, right? Persianization with the influence of, because of invasions and because of West Asia movement towards India. So you can see Persianization of urban cities, urban areas in India. And then you have next point as the westernization. So कहीं ना कहीं माइग्रेशन से इसका बहुत इन्फ्लुएंस है अर्बनाइजेशन का. जैसे जैसे आप माइग्रेशन देखते हैं, आप देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है, नंबर वन. नंबर टू, द सिटी स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगता है, कंस्ट्रक्शन चेंज होने लगती है. सो ब्रॉडली अगर हम देखें इंडियन अर्बनाइजेशन में, तो यू हैव the Aryanization, Persianization and Westernization. Because urbanization के साथ साथ urbanization का एक सबसे close relation किसके साथ है? Economic activities and cultural activities, right? It's the socio-economic changes that take place in the living style, right? Where people move from agricultural to non-agricultural activities. The construction also changes from temporary houses to concrete structures. So there एक all round change होने लगता है urban areas में, right? Which is good. अब question ये है, what is the issue related to the urbanization and what are the problems of urbanization in India? और जैसा हमें पता है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो urbanization, present urbanization status of India is just 32% of area. 32% of population is urban population, right? लेकिन ये population जो है, it is going to increase in the coming times. It's going to reach at least 50% of the population by 2030. Expected है that Indian cities will have 600 million population, which is nearly half of the population of India, population in urban areas by 2030. और उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या होगा? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, राइट? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. अब जब 600 मिलियन पॉपुलेशन अर्बन एरियाज की तरफ आएंगे तो चैलेंज तो है, isn't it? सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? हाउसिंग, वाटर, बेसिक नीड, बेसिक एमिनिटीज. सो द प्रेशर ऑन अर्बन एरियाज इज गोइंग टू बी इमेंस. और अभी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज का, व्हाट इज दैट? इज अ स्लम, right? So now what we are going to discuss in this topic is about the slums, growth of slums in India and why slums, how do we define slums, और हमने कौन सी policies adopt की हैं to come out of this problem of urbanization और slum development in India. इतना ज़्यादा slums क्यों है इंडिया में? Let's try to understand that and how do we define the slum regions in India. तो ये एक background है to understand the problems of slums in India. Let's discuss how do we define slums. सबने देखा होगा सिटीज में स्लम एरियाज हैं और इसको कह सकते हैं हम, it's a byproduct
of urban process. It's a byproduct of urban process. जहां अर्बनाइजेशन है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता रहेगा, स्लम डेवलपमेंट, स्लम का ग्रोथ होता रहेगा, बिकॉज देयर विल बी माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. सो व्हाट इज अ स्लम? Slums are illegal temporary settlements which lack all the basic amenities. Right. First of all, not recognized. यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. Not recognized. Right. Temporary. Right. Temporary settlements which lack basic amenities. Basic amenities. तो जो basic amenities हैं, like water, housing, electricity, health, एजुकेशन, वो सभी 5 बेसिक कम्युनिटीज जो हैं अवेलेबल नहीं होंगे इन एरियाज में. व्हाई? बिकॉज दे आर इलीगल, टेम्पररी. राइट. और क्या होगा इसमें? हाउसेज आर क्लोज्ड, हाउसेज आर क्लोजली स्पेस्ड. राइट. क्लोजली स्पेस्ड. इनफैक्ट इसको यूएसए में या बाकी कंट्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको कंटिन्यूटी सेटलमेंट्स भी कहते हैं. राइट. कॉन्टिग्यूअस जोन of settlements lacking all the basic amenities with a high population growth rate, high crime rate and so on. We'll discuss these problems. So अब हमें देखना है कि स्लम इतना बड़ा इशू क्यों है, और अगर ये इतना बड़ा इशू है तो why can't we go for eradication of slums? Let's remove slums. There should be clearance, slum clearance programs, isn't it? So what are the issues related with the slums? इसको हम जैसे पहले के टॉपिक्स में मैंने कहा कि जब आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए तो व्हाट यू शुड डू इज क्लासिफाई दिस इनटू ब्रॉड हेडिंग्स. अगर मैं यहां पर स्लम प्रॉब्लम्स लिखूं, राइट, स्लम्स, स्लम प्रॉब्लम्स. सो लेट्स ब्रेनस्टॉर्म अ बिट. राइट. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहां से आपको कुछ आइडियाज सामने आते हैं. सो first is social problems. Right. Social problems. So what social problems can we think of in slums? क्या क्या problems हैं, सामाजिक जो problems हैं, कौन क्या क्या होंगे यहाँ पर slums में? सबसे पहले health issues. Isn't it? Health issues. So be it any health hazard, any health issue, it will be having a base in slums. Right? It spreads very easily in slums. और उसका कारण क्या है? Open defecation. क्योंकि recognized नहीं है, और अगर recognized नहीं है तो बेसिक एमिनिटीज नहीं मिलता. सो ओपन डेफिकेशन, देयरफॉर सो मेनी प्रॉब्लम्स. राइट. देन another social problems, which is political cum social problems. Alcoholism is a major issue. जिस स्लम में भी आप से जिस स्लम को भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि alcoholism is very intense there, and that is one of the reason for the instability of the region. और यहाँ पर काफी लड़ाई झगड़ा इसलिए भी होता है because alcoholism is there, and this alcoholism gives rise to abuse. Right? Be it the sexual abuse or domestic abuse, this is a major social issues, social problems. Right. Very poor sex ratio. Sex ratio is also poor. So mortality is very high.
तो what are the social issues? Can you think of social issues now? स्लम प्रॉब्लम्स, देखो हम कुछ क्वेश्चंस को एग्जाम में ही हैंडल कर सकते हैं अगर हम क्लासिफाई कर पाए, अपने हेडिंग्स दे पाए. अगर आपने सोचा एकदम से कि हेडिंग्स दे पा रहे हैं हम आंसर्स को, तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है. Like suppose what I have done here is I'm just trying to give you an idea that we are dividing it into various components. अपने आंसर्स को हम सिर्फ अलग अलग हेडिंग्स में तोड़ रहे हैं और देखिए आंसर बन जाएगा. और जब आप सोल्यूशन सोचेंगे तो वो भी वहीं से समझ में आएगा, राइट? सो यस, लेट्स सी द सेकंड इश्यू, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम? सबसे पहला पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो इट्स इलीगल सेटलमेंट, राइट? इट्स इलीगल सेटलमेंट्स. लीगल सेटलमेंट्स. तो जब इलीगल सेटलमेंट है तो ऑब्वियसली बाकी फैसिलिटीज वगैरह नहीं पहुंचेगी वहां पर, राइट? लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर थेफ्ट, राइट? टू मच ऑफ प्रॉब्लम्स in the region. Now this is very big issue because they are the breeding grounds of crimes in India, in any part of the world. Why only India? Breeding grounds, ये वो areas हैं जहां पर unemployment is very high, and because of unemployment and alcoholism and pressure etc, they go for the crime rate in the region is very high. They become the hideouts for criminals, right? So issue, major issue. Now another political problems, vote banks. Vote banks, they become word banks. This has been a major issue related to settlements or political problems in case of slum developments. So let's see next issue. What are the economic problems? Economic issues. Yes, economic issues. Economic issues. Yes, unemployment, isn't it? Unemployment. और क्या हो सकता, और क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन स्लम्स? द प्रॉब्लम इज दैट ऑफ बर्डन ऑन रिसोर्सेस, burden on resources, right? This is some major economic problems, right? Unemployment, so it leads to other issues, like because land availability, it's an illegal land, and then suddenly it gets occupied by a slum, and therefore the resources burden, water pressure, अब rest of the resources, बाकी resources पर pressure रहेगा, फूड अवेलेबिलिटी के लिए प्रॉब्लम रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज वेरी वेरी हाई. सो दीज आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. देन वी ऑल्सो हैव अदर प्रॉब्लम्स हियर दैट इज रिलेटेड टू इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. Ecological problems. What are ecological problems? Sanitization is a major issue. It's poor in slums, right? They're unhygienic, right? Because of lesser water availability and so many factors. Already हमने discuss कर लिया है, right? So this is major ecological problems leading to the contamination of water, etc. Pollution rate is very high, right? Pollution rate is very high. Now these are socio-economic or political problems of slums, right? अब क्वेश्चन है कि अगर स्लम्स की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हर एस्पेक्ट से ही प्रॉब्लम है स्लम्स, तो इरेडिकेशन ऑफ स्लम्स क्यों नहीं करते?
करना चाहिए. Slums should be eradicated. They have to be eradicated, right? और अगर इरेडिकेशन नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है फ्यूचर में, और बड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज पॉपुलेशन ब्रीड्स अर्बनाइजेशन ब्रीड्स स्लम्स. मोर अर्बनाइजेशन मींस मोर स्लम्स. और ये सिर्फ इंडिया का फिनोमेना नहीं है, दिस फिनोमेना इज देयर इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे यूएसए में इसी तरह की सेटलमेंट्स को, राइट, इन यूएसए इट इज called as ghettos, right? सेंट्रल अमेरिका में भी इनको ghettos ही कहते हैं, right? Like Brazil, one of the largest percentage of slums, not in terms of the absolute number, सबसे ज्यादा percentage of population, करीबन 45% population ब्राजील का जो है वो slums में रहता है. इंडिया का एब्सोल्यूट नंबर में ज्यादा, इंडिया इज 2.8% or so that lives in slums, but that absolute number में इंडिया is higher. But if you see the percentage of population that's higher in Brazil, in Brazil called as favelas. In Britain and UK they are called as squatter settlements. In India, jogis, and then there are different names. So just giving you an idea that these are a continuous process and associated processes of urbanization. Because urban population, जहां पर भी urban activities होंगी, industries होगा, construction होगा, non-agricultural, it is going to attract more population. Worker population, labor population will come, and they'll occupy the space. Right? Initially, it is ignored because they are working in the particular construction site or in some industries, but then they become a problem later on because they occupy the land permanently, which is not allotted to them. So why should not we go for eradication of slums? That is also a problem, which was a पॉलिसी. इनफैक्ट हमने इरेडिकेशन ऑफ स्लम्स किया 1970s में. अगर आप देखें तो इरेडिकेशन ऑफ स्लम एक बहुत बड़ा दिस स्टार्टेड अलोंग विद द पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम. तो इरेडिकेशन ऑफ स्लम से क्या प्रॉब्लम है? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत बड़ा वर्कफोर्स है. स्लम में कौन लोग रहते हैं? दोज हु आर लो इनकम ग्रुप or low income group population, which is the forms the largest working force for a city. अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, जैसे मुंबई और दिल्ली और चेन्नई for that matter, now they move the Mumbai people living in Dharavi or any slum for that matter in Mumbai, they move Mumbai. सबसे बड़ा वर्कफोर्स जो है वो इन स्लम्स में रहता है. तो अगर हम इरेडिकेशन ऑफ स्लम्स करें, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द वे टू मैनेज दिस बिकॉज इट इज इलीगल एंड इट शुड बी डन. वी एडवोकेट दैट, बट एट द सेम टाइम सिटी विल बी लूजिंग अ ह्यूज वर्कफोर्स, है ना. बहुत बड़ा जो लेबर है वो चला जाएगा सिटी से. और दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम हियर फ्रॉम वन रीजन, दे माइट गो एंड सेटल डाउन टू द सम अदर एरियाज. और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या हम रूरल एरियाज में उनको काफी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, और डू दे हैव एनफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू सस्टेन एंड सो ऑन. फिर ये क्वेश्चन मार्क्स चलते रहते हैं. बट सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स. सो हमने अर्बनाइजेशन पॉलिसी जो देखा, विच इज द रीसेंट अर्बनाइजेशन पॉलिसी, and then we'll come to the urbanization policy draft. Urbanization policy, there's a paradigm shift in the urbanization policy for the betterment of or development of slums. Paradigm shift क्या है? From eradication of slums to beautification of slums.
beautification of slums. So from the times when we had eradication of slums, now we are talking about the beautification of slums. अब beautification of slums कैसे हो सकता है? क्योंकि eradication से problems हैं, तो beautification से क्या होगा? By providing basic amenities. Basic amenities जैसे हाउसिंग दे दिया, वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा. देखो एक कभी कभी क्या होता है, when the theft is beyond certain limit, when the problems are beyond limit, one of the ways you can legalize that, one of the ways to increase the administrative control over it, and how to do it, recognize slum colonies, provide houses, provide the basic amenities, and in return to that we can levy charges, right? Electricity charges, water charges. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, अब उनको हाउसिंग मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो वाटर टैक्स भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी पे करना पड़ेगा, तो वहां से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है टू मेंटेन दैट स्लम इटसेल्फ, राइट? एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम बिकमिंग इट एज अ वोट बैंक, इसको लीगलाइज करके डॉक्यूमेंट्स अगर मिले, so that will also help in controlling the future migration, right? उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे किस तरह से उस पर कंट्रोल करें. सो नंबर वन, तो क्या हमने अर्बनाइजेशन पॉलिसी में लाया, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट, एक कंप्लीट चेंज ही हो गया, एक आयाम ही चेंज हो गया जब हम कह रहे हैं कि हम स्लम्स को हटाएंगे. अब उसकी बजाय हम कह रहे हैं स्लम्स को और अच्छा करेंगे बाय प्रोवाइडिंग हाउसेस एंड बेसिक एमिनिटीज, और उससे चेक भी रहेगा एंड रेवेन्यू कलेक्शन भी हो सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वे टू चेक स्लम्स. सेकंड इज माइग्रेशन रूरल टू अर्बन एरियाज की तरफ कैसे लाया जाए, कैसे रोका जाए. तो प्रोवाइड एमिनिटीज at rural areas, जैसे वर्क फैसिलिटीज मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ फैसिलिटीज हो. तो हम स्मार्ट सिटीज की बात तो कर रहे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द स्मार्ट विलेजेस. So now the concept is to provide basic amenities, all the needs in villages, right? So we call it as स्मार्ट विलेज, जिसका पहला शुरुआत जो किया गया था, दैट वाज बाय डॉक्टर कलाम्स कॉन्सेप्ट ऑफ पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, which later on become the Gram Uday Yojana, right, which has now become the smart village. So every village will have all the basic amenities, ताकि बेसिक फैसिलिटीज, जैसे उनको हायर एजुकेशन मिले, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो, वर्क मिले, दे गेट गुड पेज फॉर देयर वर्क. तो अर्बन एरियाज की तरफ जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, राइट? सो दो वे प्रोसेस, दो वे चेक होगा. वन, जो अभी स्लम बन चुके हैं उनको कंट्रोल करेंगे बाय ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्लम्स एटसेट्रा, और जो माइग्रेशन हो रहा है रूरल टू अर्बन एरियाज को, उसको रोकने के लिए वी प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज देयर इन द रूरल एरियाज ओनली. लेकिन फिर भी माइग्रेशन तो होगा, राइट? वी कांट स्टॉप दैट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा. किसके लिए? कि अगर हम माइग्रेशन सिटी की तरफ हो रहा है, उसको हम डाइवर्ट करें, जिसको न्यूक्लियाई बोल सकते हैं हम उसको, या काउंटर मैग्नेट बोलते हैं उसको, या काउंटर मैग्नेट्स ऑफ फॉर अर्बनाइजेशन, और या फिर सैटेलाइट टाउन्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट टाउन्स. व्हाट इज सैटेलाइट टाउन्स? लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज ये कोई सिटी है लाइक दिल्ली और मुंबई और एनी बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज. हम क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे कुछ एरियाज को, कुछ सिटीज को इन द एडजॉइनिंग एरियाज, राइट, and make them as satellite towns.
जो ST लिख रहा हूं मैं, दैट इज सैटेलाइट टाउन्स। इसको सैटेलाइट क्यों बोलते हैं? क्यों? बिकॉज द सैटेलाइट टाउन डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द सिटी, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिटी। ये सिटी का एरिया थोड़ी है। एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिटी। मतलब क्या इनको म्युनिसिपल सर्विसेज मिल रही है? नो। कोई बाकी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वहां पे काम करता है सिटी का? नो। डू दे पे टैक्सेस टू द सिटी? नो। तो ना वो उनको म्युनिसिपल चार्ज सर्विसेज मिलती हैं, ना वो टैक्सेस सिटी को पे करते हैं। लाइक द बेस्ट एग्जांपल इज नोएडा और से गुड़गांव फॉर दिल्ली। So Noida doesn't pay taxes to Delhi, it's UP government. It receives all the basic services from the UP government, or Gurgaon from Haryana. But Gurgaon, Noida, ऐसा लगता है कि दिल्ली का पार्ट है। Why? What is connecting between these two? The everyday commuting population. Right? जो ये population move करता है दोनों cities के बीच में, whether for housing or for work, like residences or work, वही दो चीज इनको कनेक्ट करता है। अदरवाइज देयर इज नो कनेक्टिविटी, देयर इज नो पॉलिटिकल कनेक्शन, देयर इज नो सोशल कनेक्शन एज सच। इट्स जस्ट वन थिंग, दैट इज इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। पीपल फ्रॉम दिल्ली मूव टू गुड़गांव और गुड़गांव टू दिल्ली फॉर देयर वर्क और फॉर देयर हाउसेस। अदरवाइज दे डू नॉट हैव द पॉलिटिकल से और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द सिटी एरिया। उन सिटीज को, उन टाउन्स को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट टाउन्स। अ सेटलमेंट, a town or a city established in the vicinity or in the proximity of a bigger city and is connected to the main city by everyday commuting population। जो किसी भी बड़े सिटी के आसपास सेटलमेंट बने और सिर्फ एक चीज कनेक्ट करता है, वो जो रोज पॉपुलेशन मूव करता है एक सिटी से दूसरी सिटी, बस वही एक कनेक्टिविटी है दोनों के बीच में। और उसका पॉलिटिकल कनेक्टिविटी नहीं है, बाकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। राइट? पॉलिसी मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं है दिल्ली में या दिल्ली का गुड़गांव में। राइट? सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द सैटेलाइट टाउन्स। नाउ व्हाट इफ वी मेक सैटेलाइट टाउन्स? ये जो माइग्रेशन करंट दिल्ली की तरफ या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ होगा, वो माइग्रेशन करंट जो होगा डाइवर्ट हो सकता है। राइट? बिकॉज व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द मूवमेंट? वो क्यों आ रहे हैं सिटीज की तरफ? काम के लिए। Right, whether it's pull factor or the push factor, but the migration is taking place in order to earn, suppose, more money या better livelihood लगता है। वही facilities, वही काम अगर satellite towns में मिले तो दिल्ली पर pressure कम होगा और बाकी areas में वो बढ़ जाएगा। So ये एक दूसरा तरीका हो सकता है slum problems को solve करने का। Develop the counter magnets in satellite towns को, right? We can also call these satellite towns as counter magnets. काउंटर मैग्नेट्स। तो जैसे सिटी की तरफ अट्रैक्शन होता है, वैसे सैटेलाइट टाउन्स की तरफ अट्रैक्शन होगा। तो इफेक्टिव माइग्रेशन, सो 3 सॉल्यूशंस दिख रहा है अब हमको। एक, ब्यूटिफिकेशन। सेकंड, प्रोवाइडिंग एमिनिटीज इन रूरल एरियाज लाइक स्मार्ट विलेजेस। और तीसरा, काउंटर मैग्नेट्स के लिए। एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, खैर अभी उतना रेलेवेंट शायद नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन रेलेवेंट हो सकता है। दैट अ स्मार्ट सिटी कैन नॉट डेवलप विदाउट स्मार्ट विलेजेस। कमेंट। राइट? अ स्मार्ट सिटी या अ स्मार्ट सिटी रिक्वायर्स अ स्मार्ट विलेज। राइट? तो the format of the question might change, but the crux जो meaning है question का वो लगभग ऐसा ही रहेगा। So आप इसको practice कर सकते हैं। So let's continue. So these are the ways by which the slum issues, slum problems can be settled in India. Like क्योंकि urbanization को तो हम रोक नहीं सकते, तो problems को कैसे solve करें before the problem arises is by taking these steps. अब आते हैं हमारा जो नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी है उसकी तरफ थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। एनयूपी, नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसीज। सो नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसीज, देखिए इसके लिए 10 सूत्रास
ऑफ नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसीज। अब 10 सूत्रास ठीक है आप याद रखेंगे, मैं सिर्फ कुछ हाइलाइट्स पर ध्यान दूंगा कि क्या व्हाट डू वी मीन बाय दीज 10 सूत्रास ऑफ नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसीज, राइट? दीज 10 सूत्रास ऑफ व्हाट इज, आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए अर्बन एरियाज में, किस तरह से हम अर्बन पॉलिसी को सेटअप करें, इस पर ध्यान दीजिए, उस पर सोचिए खुद भी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिटी में ह्यूमन कैपिटल it should be developed, right? Because it is the human capital that is going to be the main point. So cities are the clusters of human capital, isn't it? Cities are the clusters of human capital. इसका मतलब because population जो यहाँ move करेगा, that would be always skilled population, right? It's going to be the skilled population, number one. So it's a human capital, right? It's going to be one of the major workforces. Then urban areas should develop as a region. Urban areas should develop as a region. जब हम इसको region कहते हैं, इसका मतलब क्या है? It has a sense of space. देखिए एरिया और रीजन में क्या डिफरेंस है? एरिया इज अ जनरल टर्म यूटिलाइज्ड फॉर यूज्ड फॉर अ बिग ज्योग्राफिकल स्पेस, लेकिन जब हम रीजन कहते हैं वो डिफाइन होता है होमोजेनिटी के बेसिस पर। एक जैसी यूनिफॉर्मिटी है, उस पूरी बाउंड्री में एक जैसी एक्टिविटीज हो रही हैं, एक जैसा स्ट्रक्चर है, एक जैसा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रहा है, एक जैसा वेजिटेशन है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसा, सो यूनिफॉर्मिटी इज इंपॉर्टेंट इन अ रीजन। तो व्हेन वी आर सेइंग सेंस ऑफ स्पेस कि सिटी शुड हैव अ सेंस ऑफ स्पेस, उसका मतलब क्या है? एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, व्हाट इज द हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस, राइट? अदरवाइज no, city will become a hodgepodge. It is difficult to plan the cities of India. Most of the cities therefore are unplanned. तो sense of space जब हम कहेंगे, that would be mainly related to the planning aspect, right? अब वो कब हो सकता है? प्लानिंग की जब हमने कहा तो हम कह रहे हैं मास्टर प्लान होना चाहिए, नॉट अ मास्टर प्लान, सॉरी, not a master plan, but right, evolving plan, evolving plan। मास्टर प्लान कहने का मतलब यहां पर क्या है कि ऐसा नहीं कि रिजिड प्लान हो कि यही होना चाहिए। एक प्लानिंग तो इंपॉर्टेंट है, बट दैट शुड बी इवॉल्विंग प्लान। जैसे नीड है उस तरह से प्लान एडजस्ट भी करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू प्लान इन सच अ वे सो दैट we cater the needs of the growing population। जितना पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा, जैसे हाउसिंग का नीड है, इलेक्ट्रिसिटी का नीड है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का नीड है, ट्रांसपोर्टेशन का नीड है, ये सब कैटर कर पाए। सो नॉट मास्टर प्लान बट एटलीस्ट इकोलॉजिकली इवॉल्विंग प्लान्स, राइट? दैट इज what we mean. Now coming to the other aspect of the city, right? Other aspect what is required, right? Build for density, build for density, right? Because the population of India is very high, so there needs to be a city that can cater the use of density। क्योंकि अर्बन एरियाज में एग्लोमरेशन होगा, ह्यूमन कैपिटल एग्लोमरेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन का जमगठा सा होगा, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन नंबर, सो शुड बी बिल्ड फॉर डेंसिटी, राइट? एंड जो सिटी एरिया है, द सिटी एरिया शुड बी हैविंग पब्लिक स्पेसेस फॉर सोशल इंटरेक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक स्पेसेस for social interaction, right? See what has happened, अभी कुछ देर पहले ऐसा देखा गया कि
जो सिटी एरियाज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज आइसोलेशन, right? Isolation because of the workforce and all that, leading to the psychological issues, psychological problems like what is happening in the Western world. Now the city area should also incorporate those in public places for, you know, social interactions, right? Then multimodal transportation system, बिना इसके तो multimodal transportation system, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि अगर सिटी बढ़ते जा रहा है और पॉपुलेशन जो है, आई मीन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो देन एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वी हैव टू वर्क अपॉन द अदर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल, राइट? जैसे रेल कनेक्टिविटी है पॉसिबल अगर है, कुछ सिटीज़ में तो वाटरवे कनेक्टिविटी हो सकता है, यू नो, इट शुड बी कनेक्टिविटी वेल थ्रू द रोडवेज, सो एटलीस्ट वाटरवेज, रोडवेज और रेलवेज, इस पर हम ना वी हैव टू वर्क अपॉन सो दैट द स्पीडी मूवमेंट इज पॉसिबल इन सिटीज. नाउ देन सस्टेनेबिलिटी, व्हाट टाइप ऑफ सस्टेनेबिलिटी? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. खैर इस पर तो हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसके बिना कोई बात है क्या? नो. आज anything that we talk about, anything we work upon is the environmental sustainability is the must, right? So अब एक सूत्र तो अपने आप से ही समझ जाएंगे कि अगर हम इतनी बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग और ये सब चीजें कह रहे हैं या इंडस्ट्रियल ग्रोथ कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली द वन ऑफ द नीड वुड बी दैट इट शुड बी सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आज जहां पर भी जाएंगे क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर ही बात होगा, राइट? तो एक और पॉइंट, सेल्फ रिलायंट. आफ्टर ऑल इतना पॉपुलेशन है, इतनी रिसोर्सेज की जरूरत है, तो सिटी तभी खुशहाल हो पाएगा और सिटी तभी सरवाइव कर पाएगा अगर वो सेल्फ रिलायंट है, तो मतलब अपने रिसोर्सेज खुद से मैनेज कर पा रहा है. तो that's what is meant by self-reliant, right? Managing their own resources. Then what else can be the case? No. Transportation system. Transportation मतलब rather rapid regional transportation. Rapid regional transportation. Now this is the need, whether it's bullet train or whatever trains that we are connecting to within the city, movement is very very important. क्योंकि अगर city sustainable है, और अगर आप smart city का one of the concept देखते हैं, उसमें पढ़ा होगा आपने अगर, तो उसमें एक point है that 40 minutes it should take only 40 minutes for any region to reach anywhere within the city. खैर तो ये कुछ सूत्रास बोले या इस तरह से हम अगर हम देखें that how urban policy can be designed, what are the key points of an urban policy. What is more important here, इसको हम बंद कर सकते हैं, can understand rest of the points easily, कोई problem नहीं उसमें. But yes, what is the main point? Indians live by diversity. Diversity is the, you know, kind of identity of Indians. जितना Indian cities diverse हैं, right? There is no other example in the world where diversity is so much within the city, because cities या urban areas में diversity gets compromised to some extent and people live, you know, there's monotonous or uniformity in the cultural settings and the, you know, lifestyle or livelihood of population. But Indian cities में diversity है, right? And to respect this diversity and heritage of the city has to be preserved. इतना स्टेप लिया गया कि heritage of the city should not be affected, it should be preserved to an extent that local architects
and planners, local architects and planners play an important role, right? Local architects and planners, they participate in construction. So जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा सिटीज में, वो लोकल आर्किटेक्ट्स को प्रिजर्व करते हुए, वो हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए हम कंस्ट्रक्शन करें. एंड इट इनकॉर्पोरेट्स सिटी एरिया, नॉट जस्ट एन एग्लोमरेशन. सिर्फ ये एक लोगों का जमगठा नहीं क्रिएट करेंगे, बट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेल्फ रिलायंस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. Right, it is respecting the cultural aspect of the city, preserving the cultural values of the city, right? And also, और क्या होगा, which is an important point. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इतनी सारे पॉइंट्स के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, है ना? कहाँ से हम इतना रेवेन्यू जनरेट करें? Because it requires huge investment. और हर चीज दोज गवर्नमेंट फंडिंग से नहीं बन सकता. वी नो दैट पार्टिसिपेशन हैज टू इंप्रूव. तो कहा गया कि प्रॉपर्टी टैक्स शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड, प्रॉपर्टी टैक्स शुड बी फुली यूटिलाइज्ड, क्योंकि वो एक तरीका है जहां से हम अपना रेवेन्यू शेयर इंक्रीज कर सकते हैं, रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं सिटीज के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, म्युनिसिपल बॉन्ड्स should also float, म्युनिसिपल बॉन्ड्स शुड ऑल्सो फ्लोट. व्हाट डज इट मीन? जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसी तरह से जो सिटी के एसेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, उनके बॉन्ड्स हम फ्लोट कर सकते हैं मार्केट में विद मोर ऑथेंटिसिटी, या जिनको हम कहेंगे मोर बैकिंग, राइट, विद फ्रीडम टू द म्युनिसिपल, विद फ्रीडम. उससे क्या होगा कि जरूरी नहीं कि जिनके पास 100 करोड़ हैं वही इन्वेस्ट करेंगे, छोटे इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज दे विल बाय द बॉन्ड्स एंड कैन इन्वेस्ट, कैन जनरेट मनी. सो फॉर बीइंग सेल्फ रिलायंट और टू जनरेट मनी और जनरेट मोर इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द वे? प्रॉपर्टी टैक्स, एनीवेज इट इज देयर, इट शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड. प्लस हम क्या कर सकते हैं कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो हैं दे कैन बी फ्लोटेड इन द मार्केट, जैसे शेयर मार्केट्स में बाकी बॉन्ड्स स्ट्रीट सेल एंड परचेज होगा, सेम थिंग म्युनिसिपल बॉन्ड्स शुड आल्सो बी ब्रॉट इनटू द मार्केट विद मोर फ्रीडम. इसका मतलब हम किसकी तरफ बात करें? हम ये जो पॉलिसी है, इट इज देयर टू गिव मोर फ्रीडम टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जो अर्बन लोकल सेल्फ बॉडीज हैं, टू प्रमोट urban local self bodies and also give financial independence to them. जब तक financial independence नहीं होगा, not complete, but of course with checks, the investment rate in markets in cities will not be that high. अगर आप देखेंगे कि हाउसिंग में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लिमिटेड है, सिर्फ बिगर सिटीज में. छोटे शहरों में, स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है in construction. It might be, there is an investment in industries, or setting up of steel plants or some other industries or manufacturing industries, but not in the housing, not in other construction. So ये एक तरीका है जिसकी वजह से हम by which we can increase the investment in the smaller towns also. Moreover, एक और step जो हो सकता है, what is that, कि some financial support to investors for investment in small and medium towns. Right, more in, so जैसे land at a lower rate, cheaper electricity, subsidies in
in other sectors, subsidies in electricity, or some tax rebates, so that investors are encouraged to invest in small and medium towns also. देखिए small और medium towns को grow करना बहुत ज़रूरी है, otherwise the burden will be there only on the 10 or 12 cities of India, जो कि they are bearing the burden of almost 60% urbanized population, सिर्फ 12 cities में इंडिया में. तो प्रेशर उन सिटीज पर बहुत ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज अदर मीडियम टाउन्स और स्मॉल मीडियम टाउन्स आर नॉट दैट वेल डेवलप्ड एज फार एज द बिगर सिटीज आर कंसर्न. सो मोस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ अर्बनाइजेशन किस पर है? सबसे ज्यादा जो सबसे दबाव है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज पर है. सो अदर सिटीज शुड ऑल्सो डेवलप इन द सिमिलर लाइन्स. उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज होना चाहिए स्मॉल और मीडियम टाउन्स में. Now I have touched this national urbanization policy. Let me go back. After having discussed these issues of slums, right? So once you're done with the problems of slums, अब हमने नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी की तरफ कुछ ध्यान दिया कि वो जो 10 सूत्रास की बात कर रहे थे हम, वो शुरुआत हमने किया कि ये जो स्लम एरियाज हैं उन स्लम एरियाज को किस तरह से हैंडल करें. हम इरेडिकेशन करें, तो इरेडिकेशन करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगा, हमारा वर्कफोर्स होगा. तो ब्यूटिफिकेशन क्या, प्लस हाउ टू रिड्यूस द माइग्रेशन फ्रॉम टुवर्ड्स अर्बन एरियाज, और जो करंट ऑफ माइग्रेशन हो रहा है उसको हैंडल कैसे करें. सो काउंटर मैग्नेट्स के पॉइंट है, राइट. देन these sutras of national urban policies, जो कि मैंने सिर्फ कुछ ही आपको बताया, जिसमें cluster of human settlements, they are the cluster of human capitals, they are the biggest clusters of human resource cities. और फिर urban areas a sense of space. I hope you are clear with the urban areas a sense of space का मतलब क्या है. इसका मतलब है कि urban areas में planning should be there, right? It should be properly planned as such, isn't it? So then planning है तो plan should be ecological or evolving plan rather. मास्टर प्लान ठीक है नहीं भी हो, बट अ प्लान शुड कंटिन्यूसली इवॉल्व. अब मास्टर प्लान का मतलब क्या होगा? इट इनकॉर्पोरेट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इज आल्सो फ्यूचरिस्टिक. सस्टेनेबल जब हम वर्ड यूज करते हैं, सस्टेनेबल का मतलब क्या है? विद दैट शुड आल्सो कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. तो अभी की नीड्स कैटर कर रहा है, ठीक है, बट फ्यूचर के जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखकर के प्लान बने. और अगर ऐसा नहीं बना तो कोई बात नहीं, प्लान शुड कंटिन्यूसली इवॉल्व. There should be 10 years of planning, then another 10 years of planning, continuous evolution of the plan. Then building of public spaces as for social interactions. So build for density, कि density को cater कर पाए, but at the same time जो मैंने कहा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और ये जो आइसोलेशन के कारण प्रॉब्लम्स होता है, दिस नीड्स टू बी अ पब्लिक स्पेस फॉर सोशल इंटरेक्शन, राइट. और देन वी हैव सम इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनवायरमेंटली इट शुड बी सस्टेनेबल. फिर सेल्फ रिलायंस कैसे बन सकें, और सेल्फ रिलायंस के लिए हमें 2 कंडीशंस का कि एक हम प्रॉपर्टी टैक्स को पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, देन म्युनिसिपल बॉन्ड्स, एंड to support investors in small and medium towns so that the burden on these on urban areas is relatively lesser. तो ये कहानी है. This is about national urbanization policy and urbanization problems of India. इसको हम next session में continue करेंगे, and then we'll discuss little bit about the rural settlements, और फिर देखते हैं next topics में, right. So see you in the next session.